तो नंबर कितने आएंगे? 495 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो 495 माइनस 105 हो जाएगा ये 390 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल टू n 76 होगा। 75 हो रहा है, ठीक। अब हमें ऐड करना है, तो 75 डिवाइड बाय 2 105 प्लस 495। इतना क्लियर हो गया? डिविजिबल बाय 10, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 110, फिर 120 सो ऑन करते हुए लास्ट में आएगा 409। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? सी पार्ट में मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए ना हमें। 39 आंसर आ। अब ये चीजें निकाल लिया ना हमने, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना, इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। समटाइम्स दे डू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने लिखना है डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 5 तो आपने निकाल लिया। आप लिखोगे हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। डी पार्ट जो इसका आएगा, जो मेन क्वेश्चन है, मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो देखो हमें 2 भी चाहिए, हमें वो सब नंबर्स काउंट करने हैं जो 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी हो। अगर आप मैन्युअली काउंट करते हो, है ना, पहले क्या करोगे? पहले नंबर लिखोगे 102, फिर लिखोगे 104, और फिर लिखोगे 105, फिर लिखेंगे 106, 108, और फिर जो 110 है वो आएगा। अब अगर आप मानते हो, अगर मैं इसको ऐसे भी काउंट करती हूँ, पहले मैंने सारे 2 के मल्टीपल्स काउंट किए, तो आई विल राइट 102 हियर, 104, 106, 108, 110। 5 से काउंट किया तो मैं क्या कर रही हूँ? 105, 110। अब ये 110 तो 2 बार आ गया, मुझे लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए थी, क्रॉस करने थे। तो जब आपने 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस किया, तो आपने ऑलरेडी 110 को क्रॉस कर दिया है ना। अब क्या हो रहा है, जब हमने 5 के मल्टीपल्स काउंट करने शुरू किए, तो रियलाइज किया कि 110 तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो दोबारा थोड़ी इसको मारेंगे, तो ऑलरेडी हमने 2 में क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब कि जब हम 2 और 5 के मल्टीपल्स देखते हैं, तो इनमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। वो कौन से हुए? मल्टीपल्स ऑफ 10, जो 2 की लिस्ट में भी आएंगे, जो 5 की लिस्ट में भी आएंगे। इसे हम क्या करते हैं? मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी तो होगा ना, उसके आगे आगे सारे नंबर्स।
तो 10 के जो भी मल्टीपल्स है वो 2 के टेबल में आ रहे हैं, वो 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो डबल काउंटिंग कभी नहीं करते, हमेशा सिंगल बार काउंट करेंगे उन्हें। ठीक है, तो आपने 2 के मल्टीपल्स कितने निकाले थे? देखो वो कैलकुलेशन सारी की होगी हमने। मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने थे आपके पास? 199। मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने थे हमारे पास? 75। और 10 के मल्टीपल्स कितने थे? 39। अब ये 39 वाले नंबर, जो 39 नंबर हैं, ये 2 की लिस्ट में भी आए हुए हैं, ये 5 की लिस्ट में भी आए हुए हैं। मतलब 199 है जो, उसमें 110 120 काउंट किया हुआ है। ऐसे ही 75 नंबर जो हमने लिखे हैं उसमें भी 110 120 काउंट किया है। अब उनको कोई स्पेशल वाली दो बार थोड़ी काउंट करेंगे। तो जब आपको ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, हमने नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं जो 2 और 5 के मल्टीपल्स है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना, फिर उनमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, और फिर रियलाइज करेंगे कि कुछ नंबर तो कॉमन है, तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या तो 2 की लिस्ट में से उनको हटा दो या 5 की लिस्ट में से हटा दो। ठीक है, माइनस मल्टीपल्स ऑफ 10। समझ में आ गया? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 निकालने के लिए हम लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस मल्टीपल्स ऑफ 5 माइनस मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, एंड 2 एंड 5 क्या बन जाता है, 10। एक बार, दो बार काउंट हो गए ना, काउंट एक ही बार करना था, तो एक बार हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो आपने इस तरह से निकाल दिया। और अगर सम भी करना है तो ऐसे ही निकालेंगे। बात क्लियर हो गई? हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5, तो आपने 2 के मल्टीपल्स ले लिए, 5 के मल्टीपल्स ऐड कर दिए, और कॉमन मल्टीपल्स को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, 199 प्लस 75 माइनस 30। समझ में आ गया? अब इनका सम भी निकालना है, तो सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। समझ में आ गई बात सबको ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स एपी में या कभी कभी प्रोबेबिलिटी में समझ में आ जाता है, ये आ जाता है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में इतना बड़ा नहीं आएगा, मे बी 100 नंबर तक हो आपके पास, जिसमें आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, आपका आंसर आप क्रॉस चेक कर लेते हो। आंसर 40, 160 प्लस 75, है ना? हाँ, -60 प्लस 75 ऐड हो जाएंगे ना। 160 प्लस 75 कितना आंसर आता है? 235। इतने नंबर है 100 से, बिटवीन 100 एंड 500, दैट आर मल्टीपल्स ऑफ आइदर 2 और 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। 2 और 5 का मतलब है, आपने सेट थ्योरी वगैरह नहीं की हुई ना, वेन डायग्राम सेट की है कभी? नहीं किया तभी। तो ये होता है मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस मल्टीपल्स ऑफ 5 माइनस कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर हो गया इतना सबको? कौन से? हाँ, हाँ, मिक्स है, लेकिन इनमें 10 कॉमन मल्टीपल्स एक ही बार काउंट किए। मतलब ये नंबर मैंने लिस्ट बनाई है, 102 104 105 106 108 110 1012 1112 112, देन 114, देन 115 116 118। मतलब तुम्हारे ना मैंने नंबर ऐसे सीरीज में लगा दिए, आपको वो पिक करने हैं। तो बाय द टाइम पहले आप 2 के सारे पिक कर लेते हो, फिर 5 के पिक करते हो। जब 5 के पिक करने में आते हो तो आपको होता है कि 110 तो मैं ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ, तो आपको ठीक है मैंने दोबारा से इतने नंबर पिक किए, तो वो ये चीज आ जाती है। ठीक है, पहले आप सारे 2 के पिक कर चुके हो, इवन नंबर्स आपने ना लिया, आपने सारे इवन नंबर्स निकाल लिए। अब उसके बाद इवन नंबर्स के बाद आपने कहा कि चलो आई कम फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 नाउ, तो यू रियलाइज देयर आर सम इवन नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 व्हिच यू ऑलरेडी पिक्ड।
तो आपके पास कोई हल नहीं, आपका तो काम आसान है, मैंने 5 के मल्टीपल्स उठा लेने हैं सारे अब, जो एंडिंग इन 5 है। समझ में आ गई बात? ये तो इसका मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, अगर मैं अब ये मैं मैनुअली तो नहीं कर सकती, आई नीड अ फॉर्मूला, अ मेथड फॉर दिस। तो हम सोचकर फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि पहले सारे 2 के काउंट कर लो, फिर 5 के काउंट कर लो। जो कॉमन मल्टीपल्स है, क्योंकि वो 2 बार लिस्ट में आ गया, तो एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी वेरिएशन मतलब नंबर के साथ आती है, प्लस हमें डबल, एक हमने क्वेश्चन किया था रीजन फॉर डबल आंसर, 2 टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपने किया था एग्जाम्पल नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 19 उसी कॉन्सेप्ट का फर्दर एक्सटेंशन है। बैकवर्ड काउंटिंग करके नहीं, सम ऑफ नंबर्स जैसे मर्जी कर लो, बैक से कर लो चाहे फ्रंट से कर लो, आपका आंसर सेम होगा। बिटवीन 10 एंड 100 का है ना, तो स्टार्टिंग 11 होगी, उसके बाद 19, लास्ट टाइम 99। अब मुझे देखना है, ले लो 99, 98। ठीक है, अब आपने फर्स्ट टर्म 99 ली, नंबर्स कितने हैं ये? 88, 89 हो जाएंगे। 99 प्लस, फॉर्मूला वही बनकर आया। ठीक है, चाहे आप B-1 के साथ भी करो, अगर आप नंबर सम ऐड है, सेम कर रहे हो, तो ऑर्डर जो मर्जी करो, प्लस माइनस, प्लस प्लस के सारे नंबर हैं। अगर सभी, अगर ये नेगेटिव्स भी होते और मैं इनको प्लस ही कर रही होती, तो आंसर तो चाहे मैं फ्रंट से ऐड करूँ चाहे बैक से ऐड करूँ, ठीक है ना, वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ है कि एक लॉग्स की अरेंजमेंट रखी हुई है हमने। ठीक है, सम लॉग्स आर अरेंज। अच्छा, कल टेस्ट नहीं है आपका, कल नॉर्मल क्लास होगी, और हो सकता है संडे भी क्लास हो। ठीक है, सबने आना है, और मंडे से छुट्टी हो जाएगी, 5 दिन की छुट्टी है। अभी फिलहाल तो इतनी है बस, तो बात की बात है ना। क्वेश्चन नंबर 9 says 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसे ही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बॉटम वाली रो में हमने 20 रखे, मतलब पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर हमने 19 रखे, फिर उसके बाद ऊपर हमने 18 रखे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लॉग्स की प्लेसमेंट कर रहे हैं। और जब ऐसी प्लेसमेंट की है, तो 200 लॉग्स को हमने ऐसे प्लेस किया है। ठीक है, तो हमने ऐसे 200 लॉग्स को प्लेस किया है। इतना क्लियर हो गया? सो नाउ दे से फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस। तो आपकी फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, सो ऑन करते हुए जाएंगे, तब तक जब तक हमारे पास टोटल 200 लॉग्स है। तो जो 200 है वो कितना दिया हुआ है? ऐसे। तो लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, Sn is 200, numbers 20, 19, 18 form an 80, where a is 20, common difference is -1। समझ में आ गया? तो Sn is 200, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n तो मुझे पता नहीं है, n/2, फर्स्ट टर्म है हमारी 2 इंटू 20, n-1, कॉमन डिफरेंस -1 है, क्योंकि लास्ट टर्म भी नहीं है, तो मैंने a+l का फॉर्मूला नहीं लगाया। अब इसको सॉल्व करेंगे, n यहाँ पे लिखा 40 माइनस n+1 हो गया, और ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 400 हो गया। ठीक है, तो n इंटू 41 माइनस n हो गया, इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 41n माइनस n² इक्वल टू 400 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे,
तो कुछ हमें याद आ रहा है या हमने कहीं पढ़ा हुआ है? जब भी मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी ना, और आपको सम दिया हुआ है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। बनकर आ गई, फैक्टर्स कर लो। मैंने बेटा उधर ले लिया, दो स्टेप्स को एक में कर लिया। तो मेरे लिए बेसिकली क्या होता है, व्हाट आई हैव सीन, ये तब था जब हमने जब कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो सारी चीजें ओरली करनी होती है, कम से कम लिखना होता है, क्योंकि स्पेस इतनी नहीं होती थी। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया ना, उसी के मार्जिन में उसी में लिखना सिखाते थे। तो उसके लिए क्या करते थे कि कम से कम लिखो। तो उस कम से कम लिखने के लिए क्या करती थी मैं, कि मुझे एन स्क्वायर को पॉजिटिव करना है। सिखाया वहां भी स्कूल में ये था कि 400 को यहाँ लेकर आओ, फिर माइनस कॉमन ले लो। तो रियलाइज किया कि एक स्टेप कम हो सकता है, कि आप डायरेक्टली इस एन स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में टर्म लिख रहे हो वही राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाओ। बात तो वही है ना। मैं इसको ऐसे लिखूं, 0 = 400 माइनस 41n प्लस एन स्क्वायर, और फिर मैं इसको अरेंज करूं एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। तो ये मैं दो स्टेप्स ना एक में ही कंबाइन कर दूं। ठीक हो गया? अब इसके फैक्टर्स करने ही थोड़े से मुश्किल है, अगर रियलाइज नहीं होता तो। मैंने आपको कहा था या तो इसके फैक्टर्स किया करो, जब ऐसे समझ ना आए ना फैक्टर्स क्या करने चाहिए, थोड़े से इसमें मुश्किल भी है निकालने, एकदम से मतलब यूनिक से कुछ फैक्टराइजेशन सी है जो आम नहीं की हुई। तो आपने क्या करना है, 1 × 400, 2 × 200, 4 × 50, 6 से होता नहीं, 7 से होता नहीं, फिर 8 × नहीं होगा, 8 से होता है, हाँ 8 से होता है 25, नहीं 6, 8 × 50, 8 × 50 हमने कहा, 1 × 400, 2 × 200, 3 से नहीं जाता, 4 × 100, 5 × 80, 8 × 50, 6 7 से नहीं जाएगा, 8 9 से नहीं जाएगा, 10 × 40, 11 से नहीं जाएगा, 12 13 14 15, 16 से जाएगा। हाँ, कौन जाओगे? बन गया ना? और अगर फिर भी ये नहीं ट्राई करता, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन इस तरह से आ जाती है। फिर अपने n कॉमन लिया, और हमने कहा चलो ये हमारे पास दो फैक्टर्स इसके बनकर आ गए, n-16 × n-25 तो n की वैल्यू आ गई 16 और 25। आइदर n = 16 और n = 25, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है ना, दोनों ही चल सकती हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है। नंबर ऑफ रोज है 16 भी हो सकती है, नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है। अब आप मुझे बताओ, आपकी टर्म सेम है, यहाँ तक कर लिया सबने, रोज नंबर समझ में आ गया, 16 और 25 भी हो सकती है। ये तो हमने ना क्वेश्चन सॉल्व करने के उसमें इतने हम बह जाते हैं कि हम क्वेश्चन के साथ एक्चुअल रिलेट करते हैं। अब कि हमारा क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन किसके बारे में था, लॉग्स के बारे में। लॉग्स को स्टैक कर रहे थे, और स्टैक भी हम कैसे कर रहे थे, कि मैंने 20 रखे बॉटम रो में, मतलब मान लो ये मेरी बॉटम रो है, तो मैंने 20 लॉग्स रखे हैं, फिर मैंने 19 लॉग्स रखे हैं, और फिर मैंने 18 लॉग्स रखे हैं। तो कहते हैं ऐसे करते करते आप 16 रोज बना सकते हो, है ना। और फिर मैं कहती हूँ ऐसे मैं 25 रोज भी बना सकती हूँ। कैसे? एक सेम नंबर को आपने 16 रोज में अरेंज कर दिया, मतलब जब 16 रोज बनी होंगी, तो जो आखिरी वाली रो में आते आते आपके लॉग्स खत्म हो गए। ये मतलब हुआ ना, 16 रोज में आपके लॉग्स पूरे अरेंज हो गए। पर मैं कहती हूँ नहीं, आई कैन मैजिकली क्रिएट मोर लॉग्स, और फिर मैं और 9 रोज क्रिएट कर सकती हूँ। 16 तक सारे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद लॉग्स खत्म है, फिर अरेंजमेंट करने का कहाँ से आएगा। तो इस केस में ये डबल आंसर का मतलब क्या है, याद है हमने एग्जांपल 13 में किया था, देयर आर सम नंबर्स जो आगे जाकर माइनस में आ जाते हैं, जब एपी चलती जाएगी नेगेटिव में, आप -20 19 ये ऐसे चलोगे, है ना, फिर कहीं पहुंचोगे 4, फिर लिखोगे 3 2 1, फिर आ जाओगे 0, फिर 1, फिर 2, -1 -2 -3। आपकी 16 रोज कहाँ पे जाके खत्म होंगी, फिफ्थ रो पे।
नंबर 5 पे खत्म होगी ना 16 रोज। यहाँ का सम 200 हो जाता है। अब उसके बाद कहती हूँ नहीं मेरे लॉक्स तो खत्म है, नहीं मैं आई प्लेस 4 अगेन, आई प्लेस 3 अगेन, आई प्लेस 2, आई प्लेस 0 1 एंड आई प्लेस 0। देन मैं -1 -2 -3 -4 रखूंगी और फिर से मेरे पास सम ऑफ जो लॉग्स है वो कितना हो जाएगा 200। तो इसका मतलब नो डाउट sum of 16 terms is same as sum of 25 terms, but practically sum of 25 terms is not possible because 16 rows already बन चुकी हैं, तो मैं आगे क्यों बनाना चाहूंगी, लॉग्स ही नहीं है मेरे पास। प्रैक्टिकली do my calculations, the AP after 16 terms gives me some numbers जिनको प्लस माइनस करने के बाद सम 0 आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा क्वेश्चन लॉग्स के साथ अरेंजमेंट के साथ है, तो हाउ कैन आई प्लेस -1 लॉग्स, एक रो बनानी है -1 लिखना है उसमें। समझ में आ गई बात ही, ठीक हो गया। तो सेम एज सेइंग मैंने 4 के बाद 3 2 1 किया, फिर मैंने कहा 0 को भी हटा लो, 4 को भी हटा लो, 3 को भी माइनस कर लो, 2 को भी करके फिर 5 पे आ जाओ, राइट। क्लियर होगी बात ये। तो प्रैक्टिकली 25 इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली आंसर सर्वाइवल जो हमारा रहेगा वो होगा 16 रोज, ठीक है। तो डबल आंसर क्यों आया है, बिकॉज S16 इज इक्वल टू S25, जिसको मैंने आपको कहा था कि A1 से लेकर A16 का सम A1 से लेकर A16 प्लस A25 तक का सम, ऐसा हो गया। ये 16 टर्म्स कैंसिल हो गई, 0 इज इक्वल टू A17 प्लस A25। 17 से लेकर 25 टर्म्स जो बन रही है उनमें कुछ नेगेटिव टर्म्स है, कुछ पॉजिटिव्स है, जिनका फाइनल सम क्या हो रहा है 0। But because we talk of logs and a practical situation, we cannot have negative terms. Therefore, only number of rows possible is 16. ठीक है, ऐसे 16 रोज पॉसिबल है, 25 नहीं है, तो लंबा थोड़ा लिखना नहीं होगा वहां पे 25 को। अगर ऐसे कभी प्रैक्टिकली आपके पास किसी भी क्वेश्चन में 2 रोज आती हैं, देखो दोनों पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है और उतना बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार यहाँ पढ़कर फिर कहेंगे हमने घर पे नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। 2-3 बार इसको सॉल्व करना। इसके साथ ही आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन लिंक किया हुआ है फ्लैग्स वाला, वो सारा इकट्ठा ही करवा दूंगी दोनों, राइट। 2 ही तरह के क्वेश्चन है, आपको इसकी वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि वो कॉम्पिटिशन पे आती है, राइट। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट अवे एपी बनेगी। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कहते हैं यहाँ पे एक बकेट प्लेस कर, ठीक है, यहाँ पे एक बकेट प्लेस कर दी। अब दिस रेस इट सेज दैट यू हैव टू pick potatoes, bucket is placed at the starting point which is 5 meters away from first potato। इससे पहला पोटैटो जो हमने रखा है वो 5 meters अवे है, इसके बाद जो सेकंड रखा है वो 3 meters अवे है, थर्ड रखा है 3 meters अवे है, सो ऑन करते हुए वी प्लेस्ड हाउ मेनी पोटैटोज, वो देख लेते हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ऐसे मतलब लास्ट में हम गए हुए हैं P10 तक। अरेंजमेंट समझ में आ गई, पोटैटो रेस हो रही है, आपको पोटैटोज आपने ऐसे अरेंज करके रखे होंगे P1 P2 P3। जो 2 पोटैटोज है कंसेक्टिव, उनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर्स है और स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है 5 मीटर्स। अब करना क्या है, अ कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करे तो उसका नियरेस्ट क्या होगा P1, यहाँ तक भाग कर गया कितने मीटर्स 5, ठीक है। रन्स बैक विद इट, उठाकर ये वापस लेकर आया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो फिर भाग कर आया, कितना होगा 5 मीटर, फिर से टोटल 10 मीटर। फिर उसने क्या करना है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अब वो ऑब्वियसली P2 पे जाएगा, फिर भाग कर गया 8, वापस आया, फिर से 8, फिर 3 पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर वापस आएगा। बात समझ में आई। पहले वो जा रहा है, बकेट को मैंने बी लिया, तो पहले वो बी P1, फिर उतना ही वापस आ रहा है, एक पोटैटो वाला काम हो गया। फिर वो है तो बकेट पे ही ना, अब उसको जाना है P2 पर, तो B P2 और उतना ही वापस आएगा, ठीक है। फिर जाएगा B P3 पर और फिर वापस आएगा, और ऐसे करते करते उसने 10 पोटैटोज को उठाकर डालना है। तो इस प्रोसेस में
वो कितना डिस्टेंस रन करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसने कहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर हैज टू रन। बात समझ में आई? तो पहले उसने कितना रन किया, 5 + 5 10, फिर कितना किया 8 + 8 16, फिर कितना किया 11 + 11 22। Now what about these numbers 10 16 22? They form an AP with first term 10, common difference 6। अच्छा, कुछ लोगों ने इसे क्या क्या होता है कि 5 3 करके उसे डबल कर देते हैं, मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ वापस जाने आने को एक चक्कर मानो। ठीक है, और इससे पता लगेगा कि एक बार जा रहे हो एक बार वापस आ रहे हो, तो क्या आपने डबल अगर थ्रू आउट उसे कहा होगा पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, तो वट एवर द केस में भी मैंने ये किया हुआ इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, 10 टर्म्स। तो क्या टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो, S 10, जिसमें फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है। करो इस क्वेश्चन को। क्या कही दिया, छोड़ो उसको। क्या अंदर है 70। एपी की ना आप एग्जाम्पल स्टार्ट कर देना, बहुत जरूरी है, इसमें कुछ अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आएंगे तो करने हैं हमें। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 था, ये भी एपी में, ये भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप लिखोगे 10/2 2 × 10 + 9 × 6। तो ऐसा करते हुए टोटल 370 मीटर उसको करते हैं। अब आप लिखोगे, क्वेश्चन इसी का पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट to reach the eighth potato from starting point। एट्थ पोटैटो पहुंचना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो क्या निकालना है, ए एट, एट्थ पोटैटो एट।
टिल 8th पोटैटो नहीं कहा हुआ, टू रीच द 8th पोटैटो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बस यही है, वो समझने की गलती हो जाती है जब इसको आपने ऐसे एड कर दिया, आपने कहा नहीं ये तो ऐसे एड था, मैंने कहा ए 8 है, ठीक है, तो आपने कह दिया क्वेश्चन मुश्किल है बस। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6, a प्लस 7d। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने 8 पोटैटो तक पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप वही करोगे ना, पूरी एपी को थोड़ी प्लस करोगे, आप 8 टर्म निकालोगे कि अगर उसे सिर्फ 8 पोटैटो तक पहुंचना है तो अब कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपने a प्लस 7d किया, 10 प्लस 7 इंटू 6 52 मीटर्स। हाँ जी मैम। कितना क्लियर हो गया बच्चे, 52 मीटर्स आ गया। अब देखो हमने टू एंड फ्रो नहीं लिया, सिर्फ जाने का डिस्टेंस लिया है कि ये जाने आने का डिस्टेंस है, ये जाने आने का डिस्टेंस है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, सिर्फ जाने तक है। समझ में आ गई, क्वेश्चन में यही मुश्किल चीज है कि उसने पूछा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट से 8 पोटैटो तक जाना है, तो आपने नंबर 10 16 22 ऐड कर दिया, पर आपने 10 16 22 कैसे फॉर्म किए थे, टू एंड फ्रो। मैं सिर्फ जाने का काम पूछ रही हूँ, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, क्या होगा आंसर 26। बिल्कुल ले सकते हो, आप लोगे 5, फिर लोगे 8, फिर लोगे 11, सो ऑन, इसी का हाफ हो जाएगा, तो भी सेम आए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन मुश्किल पता है क्या होता है कि आपकी टर्म मैंने कुछ और करवाया, पेपर में कुछ और आ गया, तो आपने ऑफ गार्ड होकर कहा ये तो किया हुआ है, आपने अपने हिसाब से कर दिया, क्वेश्चन पूछा कुछ और हुआ। समझ में आ गया, आपने 52 निकाला अपने हिसाब से, तो मैं भी बड़ी खुश हो गई थी कि हाँ जी आंसर सही आ गया, तो देन आई गिव अ थॉट कि मुझे पता है टू एंड फ्रो होता है, राइट। तो अगर टू एंड फ्रो है तो आपने देखना है कि उसने आपसे टू एंड फ्रो पूछा हुआ है कि वन साइड डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो दे आर आस्किंग फॉर वन साइड। So what if the competitor runs from the starting to the 8 and comes back? Then 52. क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि सिर्फ उसको जाना है स्टार्टिंग पॉइंट से पिक करने के लिए 8 पोटैटो, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, पोटैटो पिक करके वापस आना है तो कितना डिस्टेंस होगा, बस इसकी इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है, रेस्ट द क्वेश्चन वही एपी फॉर्म करो, बात वही है, वही एपी फॉर्म करो। ठीक है, और इन बिटवीन मैं आपको सम ऑफ कुछ नंबर दे दूं कि इफ द कंपेटिटर, उसको हमने काउंटिंग की, उसका टाइमर लगाया हुआ है और काउंटिंग की, उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो हाउ मेनी पोटैटोज ही हैज पिक्ड अप। क्लियर हो गया, तो आपको वो बकेट तक पहुंचने का टाइम देगा कि बकेट पर वापस पहुंचे हैं, तब बताओ। जितना क्लियर हो गया सबको। अब जो आपका एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखवा ही रही हूँ उसको, एग्जाम्पलर में एपी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये फ्लैग्स वाला है, ये तो पोटैटोस था ना, उसी में फ्लैग्स है कि एक स्कूल में फंक्शन लग रहा है, तो उसके लिए ना वो फ्लैग्स लगा रहे हैं, तो फ्लैग्स को कैसे लगाना है, दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड। एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, 27 flags to be fixed at intervals of 2 meters every 2 meters। समझ में आ गया, फ्लैग्स लगेंगे इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 मीटर, मतलब पहला फ्लैग लगाया उसके 2 मीटर के बाद दूसरा फ्लैग। द फ्लैग्स आर, लिख लो इसको, लिखने में क्या जाता है, कोई बात नहीं, लिखने में क्या जाता है, द फ्लैग्स आर स्टोर्ड at the position of the middlemost flag। मैं भी पिक्चर क्लिक करके ना यहाँ लगा सकती थी, जो मैंने किया हुआ है बहुत बार, है ना, तो मैंने क्यों लिखवाया, ताकि थोड़ा सा पढ़कर समझो। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स, तो इस लाइन को मैं स्किप कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तो स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। छुट्टी के बाद इसको काम कहा गया
तो उसने अपनी बुक्स वहां छोड़ दी जहां पे फ्लैग्स को रखा गया था। तो कहां पर? मिडल मोस्ट फ्लैग पर। केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। Now this is very important. यही कॉम्पिटिशन में होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक एज पे रखवा देते हैं। अब उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। So she could carry only one flag at a time. She could carry only one flag at a time. So how much distance did she cover in completing this job and return to collect her books? How much distance did she cover in completing this entire job and return to collect her books? Middle most पर उसका बुक्स है प्लस सारे फ्लैग्स हैं। वो यहां से जाएगी, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट, बात एक ही है। नंबर ऑफ फ्लैग्स को 2 मीटर्स पे प्लेस करेगी। फिर जब यहाँ पर सारे प्लेस हो जाएंगे, फिर वापस आएगी, यहाँ प्लेस करेगी राइट हैंड साइड पर। अब वो उसकी मर्जी है, वो पहले राइट पे जाए या पहले लेफ्ट पे जाए, काम उतना ही करना है, ठीक है। सारे के सारे 27 फ्लैग्स सेंटर पे रखे हुए हैं। तो आइदर साइड पता कितने होंगे, लेफ्ट में कितने, राइट में कितने। पहला काम क्या करोगे, तुम्हें फ्लैग्स लगाने हैं। तुम्हारे मिडिल मोस्ट पोजीशन पे तुम खड़े हो, है ना, तो तुम्हें एक फ्लैग उठा के पहले वहां लगा दोगे। अब तुम्हारे पास कितने स्टॉक में रह गए, आधे इधर आधे उधर। सो 13 फ्लैग्स हियर एंड 13 फ्लैग्स हियर, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो मुझे पता है कि उसे लेफ्ट साइड में मूव करना है तो 13, राइट में मूव करना है तो 13, नो डिस्टिंक्शन। अब जितना वो लेफ्ट में मूव करेगी उतना ही राइट में मूव करेगी। देखो लेफ्ट में मूव किया, मान लो वो लेफ्ट स्टार्ट करती है, वो फर्स्ट फ्लैग पे गई, वापस आई, है ना, सेकंड लेकर गई, फिर वापस आई, फिर थर्ड लेकर गई, फिर वापस आई। F13 पे भी यही करना है, यहाँ गई और वापस आई, क्योंकि उसे अभी राइट साइड में काम करना था। बुक्स और फ्लैग्स वो इकट्ठे नहीं उठा सकती, तो यहाँ से F1 पे गई, F2 पे गई, F3 पे गई, और जब ऐसे करते हुए F13 पे गई, फ्लैग्स तो लग गए, देन फिर रियलाइज मेरी बुक्स तो रहती हैं, मुझे वो उठानी है, तो वापस जाएगी। तो जो मूवमेंट है वो इक्वल हो रही है टूवर्ड्स। अब इसमें वेरिएशन आती है कि उसने बुक्स को कहाँ स्टोर किया हुआ है। तो समटाइम्स जब कॉम्पिटिशन या हम थोड़े स्पीड टेस्ट में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक एज पे बुक्स को स्टोर किया हुआ है। सो बाय द टाइम, जहां पर मान लो उसने यहाँ पर बुक्स को स्टोर किया है एक एंड पे, तो बाय द टाइम उसने यहाँ पे काम खत्म किया, अब वो वापस थोड़ी जाएगी कि नहीं मुझे इक्वल डिस्टेंस कवर करना है लेफ्ट एंड राइट में, है ना। तो वो क्या करेगी, यहाँ से बुक्स उठाएगी और चली जाएगी। जैसे मर्जी जाए, मतलब उसको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। तो वो बेटा, बच्चा अपने हिसाब से काम तो ये करेगा ना, जहां मेरी बुक्स है मैं उसका डिस्टेंस कवर कम करूँ, है ना। तो हम ये सोच कर करते हैं कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज वेरी लॉजिकल एंड रैशनल, है ना। करते हो ना इकोनॉमिक्स में, मैन इज अ रैशनल पर्सन, जो भी है ह्यूमन बीइंग है ना। तो वो रैशनल नेशनैलिटी के साथ ही हम काम करते हैं कि हम ऐसे कुछ भी नहीं कर लेते कि जब हम ऐसा काम करने सोचेंगे तो विद प्लानिंग और विद सोचकर करेंगे कि हमारी बुक्स यहाँ स्टोर हैं, तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट पे ना होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही आना चाहिए। थोड़ी वेरिएशन होगी तो वो बाद में करते हैं, पहले इसी चीज को करेंगे कि उसकी बुक सेंटर पे स्टोर है। तो जैसी मूवमेंट उसने लेफ्ट में की है वैसे ही उसकी राइट में करेंगे। आप एक साइड का डिस्टेंस निकाल के उसे डबल करो, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया, 27 फ्लैग्स इन टोटल। सो 13 फ्लैग्स आइदर साइड, ठीक हो गया। अब डिस्टेंस कितना था फ्लैग्स में, 2 मीटर ईच, यही दिया हुआ ना, और तो कुछ भी नहीं डिस्टेंस दिया हुआ। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से, इस सेंटर वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। पहले वो कितना जाएगी, 2, और वापस आएगी 4। फिर उसके बाद 4, 2, 4+4 8, फिर कितना होगा 16, 8+8 16 हो गया। सो अब कितने टर्म्स है, 13। तो अगर वो सिर्फ लेफ्ट पे मूव कर रही है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 13। एपी फॉर्म किया, 13/2, 2 × 4 + 12 × नहीं
तो मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे। हाँ 12 1 ये 2 and 2 4, then 4 and 4 8, then 6 and 6 12। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 मीटर F4 पे, तो 8 and 8 क्लियर हो गया अपना। तो ऐड कर लो इसको, 13/2, 2 into 4 plus 12 into 4, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। So get 13 into 28। लेकिन ये तो है एक साइड का, तो दूसरी साइड का करने के लिए हमें 364 ऐड करना होगा। आंसर कितना आएगा? 728। So total distance covered in completing this job and returning to fetch her books to collect her books is 728 meters। अब इसका दूसरा है, what is the maximum distance? What is the maximum distance? लिखो, इसका सेकंड पार्ट है, what is the maximum distance she traveled? हाँ, बात तो वही हुई ना बेटा, बुक्स तो यही रखी हुई है ना मिडल में। हाँ, हाँ नहीं रखी हुई ना, वो चेंज हो जाता है। तो यही होता है, बुक्स अलग अलग से स्टोर रूम में रखी हुई है ना, तो वो स्टोर सेंटर में था। हम्म, सेंटर से फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फिर सेकंड सेकंड वापस, फिर थर्ड थर्ड, फिर फोर्थ फोर्थ। हाँ ऐसा हुआ, वही सेम मूवमेंट वहां की। तो फ्लैग्स लेकर वो 13 वाले पे गई, लगाया, नाउ शी हैज टू रिटर्न टू कलेक्ट हर बुक्स। तो जो मूवमेंट उसकी लेफ्ट साइड पे हो रही है वही मूवमेंट उसकी राइट साइड पे हो रही है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग? मैं आपको एपी की देती हूँ वर्कशीट, तो इसमें एक क्वेश्चन और करवाना है जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, बाकी सब कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल कैरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग को पकड़ते हुए वो कितना चली है? एक फ्लैग को पकड़ के चलना, सोच। जब वो 13 तक पहुंचेगी, वहां पे लगा देगी, वापस खाली आता है। तो आपको एक साइड का डिस्टेंस निकालना, टोटल नहीं निकालना, एक फ्लैग को पकड़कर वो मैक्सिमम कितना चली है। तो यू हैव टू फाइंड A13। एक फ्लैग को पकड़कर, एक फ्लैग को पकड़कर मैक्सिमम उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पर वो A13 डबल वाले के साथ नहीं निकालेंगे। इट विल बी 26 मीटर। देखो 2 से स्टार्ट कर रही है, 13 मीटर जा रही है, 26 मीटर आएगा। वैसे भी अगर आपकी सीक्वेंस जो बन रही थी वो क्या बन रही थी, 4 8 12 16। तो अगर इसमें आपने A13 निकाला तो क्या हो जाएगा, 4 + 12 × 4 कितना आ जाएगा ये, 52। इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा, कितना हो जाएगा, 26 मीटर। ठीक है। अब इसमें मेरी प्रॉब्लम यही होती है, मतलब मुझे जो समझाने का होता है कि अगर मैं आपको एपी हाफ से, वन साइड से करवाती हूँ, फिर मुझे डबल करना पड़ेगा उसको, आपको सम को डबल करना है। अब अगर कुछ ऐसा टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर मैं आपको हाफ करवाऊंगी। मैं टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मतलब फ्लैग को कवर करते हुए या 8 पोटैटो तक पहुंचने के लिए मैं आपको हाफ डिस्टेंस ही करवाऊं, तो एपी अलग वे से बनती है, और सम ऑफ डिस्टेंस में एपी अलग से बनती है। तो उस क्वेश्चन में मतलब द बेसिक प्रोसेस बिहाइंड दिस क्वेश्चन विल बी द सेम। आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपने टोटल सम लेना है डिस्टेंस का, बाद में उसे हाफ करना है टर्म निकालने के लिए, या फिर आप फिर अलग से एपी फॉर्म करो इसमें भी, कि एक बार 2 गई, फिर 4 गई, फिर 6 गई, फिर 8 गई, सो दैट आई फाइंड A13 है। हाँ फिर 26 आए, वो आपकी मर्जी है। बात समझ में आ गई ना, कि सम के लिए अलग एपी, टर्म के लिए अलग एपी।
ठीक है, और टर्म भी वो किसकी पूछ रहा है, ठीक हो गया ना। रिटर्निंग का वो नहीं ले रहा नाम, तो एक साइड का ही पूछ रहा है, रिटर्निंग का नाम ले रहा है तो फिर वो सम के साथ ही रिलेट हो गया। तो बस इसी क्वेश्चन में मतलब जहां पे डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं ना, वहां पे मुश्किल आती है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर मैं कल एपी करवाऊंगी आपको। ठीक है, कल खत्म होनी चाहिए, कल एग्जाम्पल के क्वेश्चंस वगैरह सब जितने भी मैं करवा सकती हूँ, बाकी वर्कशीट शेयर करूंगी। और मंडे को ना कोऑर्डिनेट थोड़ी सी शुरू कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला करवा दूंगी संडे को, सारी संडे क्लास लेके डिस्टेंस फॉर्मूला करवा दूंगी, सो दैट 5 डेज में आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस के लिए काम रहे। एपी को छोड़कर थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आ जाओगे, डिफरेंट रहेगा कुछ। ठीक है, पढ़ लेना। छुट्टी होगी, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, छुट्टी तो होती है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। 10th है बच्चे, 7th होता ना, मैं बिल्कुल ना कहती, मैं कहती छुट्टियां एंजॉय कर, प्रोजेक्ट भी मत बना जो स्कूल के मिले हुए हैं। विच टर्म, ये ना लास्ट ईयर की ऑप्शनल एक्सरसाइज, मतलब पुरानी वाली बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये पेपर में आया भी हुआ है, बोर्ड के पेपर में भी आ जाता है, हालांकि ऑप्शनल में है। ठीक है, पर ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और स्कूल के टीचर्स भी इसको डाल देते हैं, तो इसे कैसे करना है। ठीक है, नहीं फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए हमें। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत सेम ऐसा। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, 121, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। इसकी जनरल टर्म क्या है, क्या आ जाएगा, जनरल टर्म इज 125 -4n। अब ये मुझे एक नेगेटिव नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 125 -4n <0। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने लीनियर इक्वेशंस नहीं की हुई, जिसका अलग से एक टॉपिक होता है, अलग से थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करना कैसे सिखाती हूँ, क्योंकि ना एक बार कराऊंगी, आप थोड़ा बहुत याद कर लोगे, पेपर तक फिर भूल जाओगे। तो ये चीज लॉन्ग एंड तक हमें याद रहे। जैसे कि उसने कहा कि हम ये चेक कर लेते हैं कि -4n क्या कभी 0 होता है, 0 के बाद ही नेगेटिव होगा क्या, 0 इसकी एक टर्म है, अगर है तो n का वैल्यू क्या आता है। तो आप 125 इक्वल टू 4n कर दोगे, और n की वैल्यू क्या निकालोगे, 125/4। तो ये आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये 31 पॉइंट समथिंग, मतलब ये तो हो गया कि 0 नहीं है इसकी टर्म। 0 लाने के लिए मुझे 31 पॉइंट सम पुट करना पड़ेगा इनमें। तो ये जो 31 नंबर आपके पास होल नंबर 31 आया ना, ये क्रूशियल नंबर है, राइट। अब क्या करोगे, इफ आई पुट n as 31, 125 -4 इंटू 31 क्या बनकर आता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव टर्म है। तो अगर मैं n को 32 पुट करती हूँ तब क्या होगा, समझ में आगे क्या करना है। आपने इक्वल टू 0 करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर तो वो होल नंबर आ गया, मतलब n अगर 31 आ जाता, तो आपको पता लगा कि 0 टर्म है, इसके बाद हम नेगेटिव में ही जाएंगे, क्योंकि एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है, तो आप नेक्स्ट टर्म लिख दोगे। आपने 0 ले लिया, 31 आया, तो ऑफकोर्स हमने 31.25 पे 0 किया, तो 31 पे तो पॉजिटिव ही होगा, इसके नेक्स्ट पे ही हमें जाना है। बात क्लियर हो गई कि 32 जो हमें अचीव करना होता है ना, हम करते क्या है, देखो जो इन इक्वेशन है ना, मैंने क्यों इसको ऐसे करवाया, आपको आइडिया ऐसा होता है हमेशा, हमेशा ऐसे करोगे इसको, है ना। और फिर ये कहोगे माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप करोगे 4n इक्वल टू 125, ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस का। इन इक्वेशन में नेगेटिव साइन कट नहीं होता है, ये अलग से एक टॉपिक है, लीनियर इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं लॉजिकली सॉल्व कर लो इसको, तो लॉजिकली मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए कि इसको इक्वल टू 0 कर लिया, n की वैल्यू निकालो, जो n की वैल्यू आएगी, चाहे वो होल नंबर है चाहे वो फ्रैक्शन है, आप उस होल नंबर को उठाओगे, उसमें +1 करके वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई। ठीक है, तो इसमें विच टर्म हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स है, लेकिन 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, A32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
होल नंबर लेके प्लस करना ना, जाना तो हमें यही पे है। देख 31.25 पे 0 आ गया, तो इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 4n शुड बी मोर देन 125। अब लॉजिकली मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपने इस 4n की वैल्यू को 125 से बड़ा करना है, क्योंकि नेगेटिव में 4n है ना, इसके साइन इस नंबर को बड़ा करना है। बस यही एक चीज यहाँ पे समझनी होती है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन पे बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें समझाते हैं, प्रैक्टिस यही चीज की करवाते हैं। ठीक है, विच इज से जब आपने इसको ऐसे किया ना, -4n लेस देन 125, जब आपने इन इक्वेशन का साइन, जब आपने नेगेटिव साइन को कैंसिल किया, द साइन ऑफ इन इक्वेशन रिवर्सेस। मैं वही बात करती हूँ, बिकॉज वी से -2 और -3 में कौन बड़ा है, लेकिन 2 और 3 में कौन बड़ा है। when you cancel a negative number, sign of inequation reverses. ये रूल है, कहीं भी चला लो इसको। whenever we cancel a negative sign in an inequality, sign of inequality will change, वो रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है आपको। ठीक है, इस चीज को याद कर लेना, वरना ये चीज ऐसे रट्टा मार लेना, पेपर से पहले एक बार पढ़ लिया करना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपके पास आंसर होगा।